हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना ओटी का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के मॉडल्स एंड टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। भी अगर टाइम लगा तो हम वो भी देख लेंगे, जो कि लास्ट पीडीएफ में हमारे कवर थे। चलो अभी हम देखते हैं। हमने आइसबर्ग एनालॉजी पहले कर लिया था, वो भी एक मॉडल था कल्चर का। अभी हम क्या करेंगे, एडगर शीन्स मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देखो साथ साथ मैं पढ़ूंगी, साथ साथ आपको एज यूजुअल समझाते चलूंगी क्या कह रहे हैं। एडगर हेनरी शिन was born in 1928. He was born in 1928, जो कि एक रिनाउंड प्रोफेसर है किसके, MIT सोलन स्कूल के ऑफ द मैनेजमेंट का जो स्कूल है वहां के एक रिनाउंड प्रोफेसर थे, हु हैज स्टडीड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के फील्ड में जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की है। तो उन्होंने एक थ्योरी निकाली। उनकी थ्योरी क्या बोलती है, उनकी थ्योरी ये बोलती है, अकॉर्डिंग टू द एडगर शीन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अडॉप्ट अ कल्चर इन अ सिंगल डे। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दिन में अपना कल्चर डेवलप नहीं करती। एक बात बताओ, आपने बिना सोचे समझे क्या डिसाइड कर लिया कि आपने 5 घंटे एक दिन में जीएस पढ़ना है? नहीं, आपने पहले देखा, 2-4 दिन अप्लाई किया, फिर आपको समझ आया नहीं 6 आवर्स तो नहीं हो सकता, 5 करना चाहिए। फिर आपने देखा 5 का आपका टाइम निकल रहा है, 5 आवर्स की आपकी आउटपुट इजीली निकल रही है। तो धीरे धीरे आप अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को मॉडिफाई करते गए, फिर जो एक रूटीन डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये भी वही बोल रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में अपने कल्चर को अडॉप्ट नहीं करती है। इंस्टेड क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। ये धीरे धीरे फॉर्म होता है ऑफ द टाइम एज द एम्प्लॉइज गो थ्रू द वेरियस चेंजेस। जैसे जैसे एम्प्लॉइज वेरियस चेंजेस को गो थ्रू करेंगे, वैसे वैसे अपने एक्सपीरियंस के साथ वो डेवलप करेंगे कल्चर को। कैसे डेवलप करेंगे, अपना जो उनका एनवायरमेंट होगा उसको किसके साथ क्लब करेंगे, एनवायरमेंट के साथ क्लब करेंगे एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो क्या करेंगे, अपने कल्चर को फिर डेवलप करेंगे। फिर से देखो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द एडगर शीन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अडॉप्ट अ कल्चर इन अ सिंगल डे। एक दिन में आप अपने नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज, सिस्टम्स को सेट नहीं कर लेते, ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में सेट होता है। जैसे जैसे एम्प्लॉइज क्या करते हैं, बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं एंड अडेप्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दे गेन फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करेंगे एंड उसको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे एवरी डे। जैसे जैसे वो किसी चीज को प्रैक्टिस में लाएंगे, नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज आपकी जो सेट हो जाते हैं, वहां से आपका क्या होता है, कल्चर ऑफ वर्क प्लेस सेट होने लग जाता है। द न्यू एम्प्लॉइज ऑल्सो स्ट्राइव हार्ड टू एडजस्ट टू द न्यू कल्चर। नए एम्प्लॉय आएंगे, वो भी आपके कल्चर में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट दे कैन ऑल्सो लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। दे कैन ऑल्सो लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। सिंपल सा उसने बोला, जो एडगर शीन थे वो मैनेजमेंट के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे जिन्होंने डेप्थ स्टडी की है इसमें। उन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, दैट इज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड इन अ सिंगल डे। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करते हो, एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करते हो, फिर आपको लगता है जो चीजें रूटीन में आ रही हैं उनको आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका जो कल्चर है वो सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पेज में उन्होंने ये बोला है। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जाता है, उन्होंने क्या बिलीव किया, ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स। आर्टिफैक्ट्स में ऊपर ऊपर से एक बार बता रही हूँ, हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपको आउटर एरिया में दिखाई दे रहा है। एक्सपोज्ड वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिनसे आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो, बिहेव करते हो। अजम्पशंस मतलब जो आपको ऑटोमेटिकली समझ जानी चाहिए, जो किसी को दिखाई नहीं जाएंगी, किसी को एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी, है ना, वो होती हैं अजम्पशंस। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफैक्ट्स। हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, क्या बोलता है, द लेवल इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लेवल क्या है, in the characteristics of the organization which can easily be viewed, heard and felt by the individual। वो characteristics
जो इजीली देखी जा सकती हैं, जो इजीली सुनी जा सकती हैं एंड फील की जा सकती हैं, उन सबको जब हम कलेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? आर्टिफैक्ट्स। उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आर द विजिबल एलिमेंट्स इन द कल्चर। वो एलिमेंट्स हैं कल्चर के जो विजिबल हैं, जो दिख रहे हैं। एक बात बताओ, कोई क्या बोल रहा है वो तो आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है ना। क्या आपको अजम्पशन लगानी पड़ रही है? क्या उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं ऐसे सुनो? नहीं, वो जो बोल रहा है वो विजिबल है ऑन द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल हु आर नॉट द पार्ट ऑफ द कल्चर। जो कल्चर का पार्ट नहीं है उनको भी समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या दिखा रहे हो, ऑटोमेटिकली वो सबको दिखाई दे रहा है। तो आर्टिफैक्ट्स क्या हो गया? वो चीजें जो इजीली दिख रही हैं, आप सुन पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कलेक्टिवली, उनको बोला जाता है आर्टिफैक्ट्स। उनको क्या बोला जाता है? आर्टिफैक्ट्स। द ड्रेस कोड ऑफ द एम्प्लॉइज, वो तो दिख ही रही है कि क्या है, आप सभी एम्प्लॉइज को देख पा रहे हो। क्या जरूरी है कि आपको कोई आके बताएगा हमारे यहाँ पे ग्रे शर्ट है, ब्लैक पैंट है, वट एवर द केस में भी? क्या कोई आपको फील करना, आपको assumptions लगानी, अरे यार इसने डाला है? नहीं, वो चीजें आपको देखने से ही पता चल रही हैं। ऑफिस कैसा है, फर्नीचर को, सॉरी, ऑफिस का फर्नीचर कैसा है, फैसिलिटीज क्या है, बिहेवियर क्या है, कुछ चीजें आपको विजिबल है। मिशन एंड विजन उसके प्रोस्पेक्टस पे लिखा होता है स्कूल कॉलेजेस के, है ना। तो वो चीजें जो ऑन द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिबल हैं, वो किसके अंडर आती हैं? वो आती हैं आर्टिफैक्ट्स के अंडर। वो किसके अंदर आती हैं? आर्टिफैक्ट्स के अंदर आती हैं। गो अ लॉन्ग वे इन डिसाइडिंग द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलो, ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट पोर्शन, आर्टिफैक्ट। जो क्या था? जो आपको ऑन द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है, ऑन द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है वैल्यूज। कौन सी वैल्यू? वो वैल्यूज जो आप एक्सपोज करते हो, वो वैल्यू जो जिसके लिए हमें assumptions नहीं लगानी पड़ रही हैं, वो वैल्यूज जो एक्सपोज हैं। द नेक्स्ट लेवल अकॉर्डिंग टू द शीन विच कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉइज। वो कह रहे हैं सेकेंड जो पॉइंट है कल्चर को डिसाइड करने में हेल्पफुल है, वो क्या है? एम्प्लॉइज की वैल्यूज। वो क्या है? एम्प्लॉइज की वैल्यूज। द वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसकी वैल्यूज क्या है, वो भी कल्चर को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि कल्चर बन तो उन्हीं लोगों से रहा है ना जो लोग काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इट इज हाउ द मेंबर प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू देमसेल्व्स एंड अदर। जैसे वो लोग अपनी कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एंड अदर्स को भी, दैट इज कॉल्ड द वैल्यूज। मतलब वो कैसे खुद को रिप्रेजेंट करे। एक बात बताओ, आप कहीं पब्लिकली खड़े होकर मंदिर में जाके झगड़ा करने लग जाओ तो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द अदर्स, दैट इज कॉल्ड द वैल्यूज। कि आपकी क्या वैल्यूज हैं। तो ये कौन सी वैल्यू? एक्सपोज्ड वैल्यू, जो आप दिखा रहे हो, इसमें किसी को assumptions नहीं लगानी पड़ी। ये वो वैल्यूज हैं जो आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो एज एन। द थॉट प्रोसेस एंड द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का थॉट प्रोसेस क्या है एंड द एटीट्यूड द एम्प्लॉय क्या है, उसका बहुत डीप इम्पैक्ट होता है किस पे? कल्चर पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे उसका डीप इम्पैक्ट होता है। माइंडसेट ऑफ द इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। माइंडसेट ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का माइंडसेट जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से सेट है वो इन्फ्लुएंस होता है कल्चर ऑफ द वर्क प्लेस। माइंडसेट ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का माइंडसेट जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्टेड है, जो एसोसिएट है। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हूं, मेरा माइंडसेट उसके कल्चर पे इंपैक्ट डालेगा ना, क्योंकि एक एक पर्सन वहां के माहौल को खराब कर सकता है, वहां के माहौल को बना सकता है। तो क्या बोला गया? हर एक इंडिविजुअल का माइंडसेट जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पर्टिकुलरली अटैच्ड है, वो उसके कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या थे? वो चीजें जो आउटर पे दिखाई दे रही हैं, जो ना तो किसी को बताने की जरूरत है, अपने आप से नजर आ रही हैं।
सेकंड क्या हुआ, वैल्यूज, कौन सी वैल्यू, इनर वैल्यू नहीं, एक्सपोज्ड वैल्यूज, कौन सी वैल्यू, एक्सपोज्ड वैल्यू, वो वैल्यूज जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, जिसके थ्रू आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द अदर पीपल ऑल्सो। नेक्स्ट थर्ड आता है लेवल, दैट इज शेयर्ड बेसिक अजम्पशंस, तो मतलब अज्यूम्ड वैल्यू जिसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम्ड वैल्यू क्या हुई, वो वैल्यूज जो आपको बताई नहीं जाएंगी बट ऑटोमेटिकली आपको अज्यूम करना पड़ेगा, वो वैल्यूज जो आपको बताई नहीं जाएंगी बट ऑटोमेटिकली आपको उनको अज्यूम करना पड़ेगा। देखो चलो देखते हैं ध्यान से क्या कहता है थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल इज द अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की अज्यूम्ड वैल्यू क्या है, वो वैल्यू विच कैन नॉट बी मेजर्ड बट दो डिफरेंस तो बहुत क्रिएट करती हैं, ऐसी वैल्यूज जो मेजर नहीं की जा सकती बट जो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक बात बताओ, आपको, आप रोड पे चल रहे हो, कोई आपको घर से निकलने से हर बार बताता है भाई तुम्हें लेफ्ट साइड चलना है, नहीं, दैट इज द अज्यूम्ड वैल्यू, आपको पता है, अंडरस्टूड है। देयर आर सर्टेन बिलीव्स एंड फैक्ट्स विच आर हिडन, कुछ ऐसे फैक्ट्स भी होते हैं जो कि हैं तो हिडन बट वो कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, आज में से वर्ड्स बड़े उलट पुलट हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इम्पैक्ट डालेंगे, मतलब जो हैं तो हिडन बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। फिर आता है, क्या कह रहे हैं वो, दीज आर टेकन फॉर ग्रांटेड बिहेवियर। एक बात बताओ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, आपको काम दिया गया है, आपने कोई कंटेंट रेडी करना है बट आपकी जो क्रिएटिव वैल्यूज है, क्रिएटिविटी आपकी इतनी अच्छी है ना, कंटेंट के साथ साथ आप उनके पेजेस के डिजाइन भी सेट कर रहे हो, है ना, तो है तो वो आपका हिडन टैलेंट, उसको तो क्या लिया जा रहा है, अरे भाई हमने तो उसको कंटेंट के लिए रखा है, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। बट उनको समझ में आ रही है चीज कि कहीं ना कहीं आपका कंटेंट भी कल्चर पे इफेक्ट डाल रहा है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो होती तो हैं हिडन बट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिसाइड करने के लिए। 1 मिनट प्लीज। देखो नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फीमेल्स को कहते हैं कि ज्यादा देर तक नहीं रुकना, छोटी सिटीज में जनरली प्रेफर किया जाता है। मेल्स क्या होते हैं, मेल्स थोड़े एंग्री काइंड ऑफ बंदे होते हैं, है ना, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है, जब हमें पता है कि वो उनको ज्यादा लेट नाइट बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रोज थोड़ा बताया जाएगा किसी को, ये अज्यूम्ड वैल्यू है कि थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो जो फीमेल स्टाफ है उसको टाइमली घर भेज दिया जाए, तो कल्चर भी वैसा डेवलप हो जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो सर्टेन प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन भी कोई सर्टेन प्रैक्टिसेस फॉलो करती है विच आर नॉट डिस्कस्ड बट अंडरस्टूड ऑन देयर ओन। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं कि आपको बताया नहीं जाएगा बट यू शुड अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं जाएगा बट आपको खुद समझनी पड़ेगी कि ये कल्चर की हमारी प्रैक्टिस है। ये होता है थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल क्या पढ़ा हमने, आर्टिफैक्ट्स पढ़ा। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, शेयर्ड वैल्यू, वो वैल्यूज जो एक्सपोज्ड होती हैं, है ना। थर्ड सॉरी सेकेंड था वैल्यूज एक्सपोज्ड वाली वैल्यूज। थर्ड हुआ हमारा अज्यूम्ड वैल्यूज, वो वैल्यूज जो ना तो आपको कोई बताएगा ना ही कहीं आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बट क्या होगा वो आपको ऑन योर ओन अजम्पशन उनकी लेनी पड़ेगी, ऑन योर ओन अजम्पशन उनकी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे खत्म हुआ हमारा मॉडल। दिस मॉडल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डेप्थ में नोट्स इसके रेडी कर दिए हैं। प्लीज फॉलो द नोट्स। मैं बार बार ये चीज रिपीट करती हूँ, जो न्यू जुड़े हैं, यू हैव टू सर्व समथिंग डिफरेंट इन योर प्लेट सो दैट आपकी डिश कुछ अलग लगे। अगर सब वही कंटेंट के रट्टे लगा रहे हो तो आपका कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है।
सो प्लीज फॉलो दीज नोट्स। आपको कुछ ना कुछ जो भी डिफरेंस मिलता है आप प्लीज अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। जो भी आपको लगता है कि कुछ हाँ डिफरेंट है आपके पास होना चाहिए बट आपकी बुक में नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या करो अपनी बुक में उसको इनकॉर्पोरेट कर लो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मॉडल कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं कल्चरल वेब एंड इट्स एलिमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल वेब एंड इट्स एलिमेंट्स। कल्चरल वेब्स क्या कहता है, यहां से देखो पहले, इट इज अ डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट टूल। ये क्या है, ये कीवर्ड है, ये क्या है, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट एक टूल है जिससे क्या होगा, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप 6 पर्सपेक्टिव पढ़ोगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या इसके अंदर क्या स्टेट्स है। किसी भी चीज के 6 एलिमेंट्स, जो हम ये 6 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। कल्चरल वेब क्या है, फिर से देखो, कल्चरल वेब क्या है, एक डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट टूल है। क्या है, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट टूल है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्टेट है, कैसा है वो ऑर्गेनाइजेशन। कैसे आइडेंटिफाई करते हो, 6 डिफरेंट एलिमेंट्स या पर्सपेक्टिव के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्टेट है। द कल्चरल वेब आइडेंटिफाइज द 6 इंटर रिलेटेड एलिमेंट। हम इसमें क्या देखेंगे, 6 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स देखेंगे जो कि हेल्प करेंगे व्हाट जॉनसन एंड स्कोल्स कॉल द पैराडिग्म। मतलब एक पैटर्न, आपको पता लगेगा इस ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेट में चल रहा है, क्या उसका पैटर्न है, ठीक है, ऑफ द वर्क एनवायरमेंट। कल्चरल वेब क्या हुआ, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जो कि आप जब 6 पर्सपेक्टिव पढ़ोगे, वो 6 पर्सपेक्टिव क्या है, वो काइंड ऑफ एक पैटर्न है जिससे आपको ये पता चलेगा ये ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेट में है। ठीक है, हम कई बार कहते हैं ना कि तेरी ये चीज जान के हमें पता चल गया तेरी क्या क्या स्टेट है। ठीक है, सेम वही बात कर रहा है। बाय एनालाइजिंग द फैक्टर्स इन ईच, वो कह रहा है हर फैक्टर को एनालाइज करके यू कैन बिगिन टू सी बिगर पिक्चर ऑफ द कल्चर। आपको कल्चर की एक बड़ी पिक्चर देखने को मिलेगी। व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, व्हाट नीड्स टू बी चेंज। आपको वो 6 पॉइंट्स पढ़ के आपको समझ में आने लगेगा कि क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है, क्या चेंज होना जरूरी है, क्या इसकी स्टेट है, क्या इसमें इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है, किस चीज को एलिमिनेट करना है। तो आप समझ पाओगे कि कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए, तो वो क्या है। चलो, जो सबसे पहली स्टेट है वो क्या है, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, स्टोरीज। स्टोरीज क्या होती है, पास्ट इवेंट्स। होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, उसकी कोई पास्ट स्टोरी होगी, वो बंदा कैसे इस बिजनेस तक पहुंचा, क्या क्या चीजें उसने गो थ्रू करी, पास्ट स्टोरीज। उसके हिसाब से आप समझ पाते हो हाँ ये बंदा बड़ा हार्ड वर्किंग है, इसके यहाँ पे ऐसा कल्चर होगा क्योंकि इसने इस चीज को ओवरकम किया है। एक बंदा टॉर्चर से उठ के जिसने कुछ वो किया है, कुछ अचीव किया, तो वो क्या सोचेगा, आपको वो अपनी स्टोरी सुनाएगा तो आपको समझ में आएगा हाँ यार इसने बड़ा वो सब सहन किया है, तो इसका माहौल कैसा होगा, थोड़ा टेंस टाइप बंदा होगा, है ना, थोड़ा ज्यादा सीरियस रहने वाला बंदा होगा। तो उस टाइप से स्टोरीज हम बहुत बड़ी चीज है जो हमें बताती है कि कोई पर्सन की कैसी स्टेट है मेंटल, कैसे उसका कल्चर हो सकता है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या आया, नंबर 1 पॉइंट आया स्टोरीज। स्टोरीज का मतलब द पास्ट इवेंट्स एंड द पीपल टॉक्ड अबाउट इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनी। हो सकता है इनसाइड भी टॉक हो रहे हैं, उसके बाहर भी टॉक हो रहे हैं। Who and what company chooses to immortalize say great deal about its values and perceive as great behavior। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसकी वैल्यूज हैं, क्या बिहेवियर ये परसीव करता है अपने एम्प्लॉय से। अल्टीमेटली हम किसी के पास्ट के बेसिस पे जब उसके एनवायरमेंट को जज करने की कोशिश करते हैं, वो कवर हो जाता है हमारा स्टोरीज में। वो कहाँ कवर हो जाता है, हमारा स्टोरीज में कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिचुअल्स एंड रूटीन्स। एक बात मुझे बताओ, आपने देखा कि कोई पर्सन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठता है, फिर वो मेडिटेट करता है, वर्कआउट करता है, देन ही गोज टू द वर्क।
तो आपको उसकी रूटीन रिचुअल्स देख के समझ में आ रहा होगा कितना डिसिप्लिन बंदा है वो, क्या कल्चर होगा उसके घर में, क्या एनवायरमेंट होगा, कैसा माहौल होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरी बात क्या हुई, किसी के रिचुअल्स एंड रूटीन्स को देखकर भी हम उसकी स्टेट को पता लगा सकते हैं कि ये बंदा किस हालात में होगा। द डेली बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ द पीपल, हम इसको लिंक करें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से कि हमारा कल्चर कैसा होगा, वो हम इन 6 चीजों से देख के पता लगा रहे हैं। तो हमें पता चल जाएगा। एक बात बताओ, आपको पता चल रहा है कोई पर्सन सोता ही रात को 3 बजे है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अरे यार यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये चीज चेंज करनी, ये चीज चेंज करेंगे तो माहौल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होगा अब कोई पर्सन लेट सो रहा है, हम उसको क्या गाइड करते हैं, अरे यार अर्ली सो, अर्ली उठ जाओ, सो दैट आपका मेंटल स्टेट भी सही रहे। सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की रूटीन क्या है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन खुलती ही 12 बजे है, 12 बजे तक बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन के आधे काम निपट जाते हैं, ठीक है। कोई कंपनी खुल ही 12 बजे रही है डेली, तो 12 बजे तक तो बाकी सबके सारे काम हो जाते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, अरे आपको थोड़ा अर्ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपका ये जो स्टेट है ना वो सही नहीं है, हम समझ पा रहे हैं आपका काम क्यों नहीं चल रहा। तो क्या कह रहा है, द डेली बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ द पीपल, लोगों के जो डेली के बिहेवियर है, एक्शंस हैं, दैट सिग्नल द एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो क्या बताता है कैसे कैसे बिहेवियर वहां पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। दिस डिटरमाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी हैपन, हमने देखा कि आप 12 बजे आ रहे हो, भैया आपका काम कहां से चलेगा, आपको सुबह अर्ली आना चाहिए, है ना। उस गिवन सिचुएशन में क्या हो सकता है, और व्हाट इज द वैल्यू बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट, particular importance here are the behavior which management reward and those which, अच्छा सिंपल सी बात कह रहा है, तो आप एक चीज डिसाइड कर लो कि कौन से एक्सेप्टेबल बिहेवियर हैं जिनके बेसिस पे रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे और जिनके बेसिस पे जिनको प्रोहिबिट भी करना है, कौन सी ऐसी रूटीन्स है जिनको हमें अवॉइड करना है। आप सिंपल इतना करो, यहां तक आप कर लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से इतना भी इनफ है। फिर आता है सिंबल्स, क्या आता है फिर, सिंबल्स। सिंबल्स क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी के विजुअल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी, लाइक लोगो हो गया, हाउ पीपल, एक सेकंड, सिंबल्स क्या होगी, जो चीजें विजुअल रिप्रेजेंट पे हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे विजिबल मैनिफेस्टेशन क्या है, सच एज ड्रेस कोड, सिंबल्स आपको पता चल गया, सब सेम ड्रेस में है, सबको आपको पता चल रहा है कि ऑफिस के जो फर्नीचर है ना उसकी क्वालिटी क्या है, आप देख पा रहे हो, जो चीजें सिंबलाइज आपको हो रही हैं वहां से आप जो आइडिया लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द सिंबल। सिंबल भी एक एलिमेंट है जिससे आप कल्चर की स्टेट पता कर पा रहे हो। आप जहां मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ड्रेस कोड है, जहां पे अगर आप डिले आए तो आपको फाइन लगेगा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यू कैन वियर व्हाट यू वांट, कुछ भी आपने कह रखा है जो मर्जी डालो, तो आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करोगे, आपको पता चल जाएगा जो ए ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मोर डिसिप्लिन्ड, वो बहुत अच्छी है, उसका कल्चर भी एक पूरा प्रोफेशनल कल्चर होगा। बट आपको दिख रहा है जहां पे रोक टोक ही नहीं है, जहां पे किसी को कुछ कहा ही नहीं जाता, उसका कल्चर भी प्रोफेशनल नहीं होगा। तो सिंबल्स क्या है, जो चीजें आपको विजुअली दिख रही हैं उनके बेसिस पे भी आप आइडिया लगा पा रहे हो कि ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका स्टेट है एंड कैसा इसका कल्चर है। दीज आर द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सच एज ड्रेस कोड, क्वालिटी ऑफ द ऑफिस फर्नीचर, क्या क्वालिटी है ऑफिस फर्नीचर की। चलो नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ी चीज है, ऑब्वियस सी बात है। मान लो स्ट्रक्चर आप देख के बता दोगे अरे भैया ये तो बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला पर्सन ऊपर वाले से इजीली टॉक कर पा रहा है, स्ट्रक्चर बड़ा सही है, यहाँ बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। बट जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है कि ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, आप कहोगे भाई बड़ा हार्ड है, उस बंदे को तो वहां जाना नहीं चाहिए क्योंकि उसका नेचर तो बड़ा सॉफ्ट है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर भी आपके कल्चर को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, हमने कहीं पढ़ा भी है पहले, स्ट्रक्चर से भी कल्चर डिफाइन होता है। दिस इंक्लूड्स बोथ द स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो चार्ट के थ्रू स्ट्रक्चर है वो भी, एंड अनरिटन लाइन ऑफ द पावर, कि जो पावर जो अनरिटन है,
है ना, वो भी इन्फ्लुएंस करती है कहीं ना कहीं। दैट इंडिकेट्स हुज कंट्रीब्यूशंस आर द मोस्ट वैल्यूड, कि किसके कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा वैल्यू किए जाते हैं। आप एक बार इसको समझ लो, इनको थोड़ा ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल सिस्टम, किसी चीज को कंट्रोल किया जा रहा है, हद से ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है तो भी खराब है, कम कंट्रोल किया जा रहा है तो भी खराब है। हर चीज एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ के हमें समझ में आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट क्या है। देखो, दिस रेफर्स नॉट ओनली टू द फाइनेंशियल कंट्रोल, ये फाइनेंशियल कंट्रोल की ही बात नहीं कर रहा है, बट ये बात कर रहा है द सिस्टम फॉर रिवॉर्डिंग द rewarding in mice, and who decides the rewards are apportioned। कौन डिसाइड करता है कि कंट्रोल सिस्टम क्या है एंड जो रिवॉर्ड्स है उनको कैसे बांटा जाएगा। इट इज द वे दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल। दीज इंक्लूड द फाइनेंशियल सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम, रिवॉर्ड्स। सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम्स के कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्वालिटी सिस्टम्स की भी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्वालिटी सिस्टम्स की भी बात हो रही है। एक बार फिर से देखो क्या कह रहा है, हम इसको लिंक करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कल्चरल वेब। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ के हम कल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसकी दशा समझ सकते हैं, उसकी जो स्टेट है वो समझ सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम से हम कैसे किसी की स्टेट समझेंगे? दिस रेफर्स नॉट ओनली टू द फाइनेंशियल कंट्रोल बट ऑल्सो टू द सिस्टम फॉर रिवॉर्डिंग इन माइज। एक मिनट, एक सेकेंड, ये वर्ड ठीक है, ये एक बार मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी। मैंने ना इसका कुछ और भी यहाँ पे लाइन नोट डाउन की थी, वो एक्चुअली रह गई है मे बी, तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करूंगी। अभी आप इतना समझिए क्या कह रही हूं मैं। कंट्रोल सिस्टम की वजह से भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, हम उसकी दशा को समझ सकते हैं। इट इज द वेज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। फाइनेंशियली कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, रिवॉर्ड सिस्टम के भी कंट्रोल की बात हो रही है, कि हम रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे रिवॉर्ड्स को अपॉर्चुनेट कर रहे हैं, क्या बेसिस रखे हुए हैं रिवॉर्ड देने के लिए, है ना। तो क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन की दशा है। नेक्स्ट आता है पावर स्ट्रक्चर। क्या आता है? पावर स्ट्रक्चर, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पावर स्ट्रक्चर है वो कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की स्टेट को बताता है। दिस कैटेगरी रेफर्स टू द हिडन एंड इनफॉर्मल पावर्स structure within the organization who really wield the power, the pockets of real power in the company. This may involve one or two key senior। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। पावर स्ट्रक्चर में क्या होगा, मान लो किसकी कितनी पावर है वैसा ही कल्चर बनाया जाता है। टॉप मैनेजमेंट के पास कोई पावर नहीं है, सारा को सारा उन्होंने नीचे डेलीगेट किया हुआ है। तो एक बात बताओ, क्या डिसिप्लिन पावर बनेगा जब सारा को सारा एम्प्लॉइज को दे दिया जाए? नहीं, एम्प्लॉइज के हाथ में सब दे दिया जाए, पावर ही नहीं है टॉप मैनेजमेंट को, तो नीचे तो भाई कुछ भी हो जाएगा। नीचे उतना वेल डिसिप्लिन मैनर में नहीं काम चल रहा होगा। तो क्या कह रहा है? दिस कैटेगरी रेफर्स टू द हिडन एंड द इनफॉर्मल पावर्स। ये कौन सी कैटेगरी है जो रेफर करती है हिडन एंड इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु रियली इज द पावर, द पॉकेट्स ऑफ द रियल पावर। वो क्या कह रहा है? जो रियल पावर है, वो जो पॉकेट है वो इन्फ्लुएंस करती है कंपनी को, क्योंकि जो रियल पावर, देखो जो जिसके हाथ में रियल पावर है ना, उसकी पॉकेट हमेशा इन्फ्लुएंस कर रही है कंपनी को, क्योंकि जिसकी रियल पावर है वो दूसरों को डोमिनेट करेगा, वो दूसरों को गाइड करेगा, वो दूसरों को लीड करेगा। तो उसकी जो पावर है वो हमेशा कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। द पॉकेट्स ऑफ द रियल पावर, जिनके हाथ में रियल पावर है वो पर्सन। पॉकेट का मतलब ये नहीं उनकी सच में जेब की बात कर रहे, नहीं, मतलब जिनके पास रियल पावर है वो पर्सन्स कंपनी को इन्फ्लुएंस करेंगे। दिस में इन्वॉल्व वन और टू की सीनियर, उसमें एक या दो की सीनियर्स भी हो सकते हैं, या फिर एक होल ग्रुप भी हो सकता है, इवन एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है दो तीन मेंबर ऐसे हैं जो पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट कर रहे हो सकता है
पूरा एक ग्रुप डोमिनेट कर रहा हो सकता है इवन एक डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ही पूरा का पूरा लीड कर रहा हो। तो जिनके हाथ में रियल पावर है वो एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। जिनके हाथ में रियल पावर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। द की इज दैट these people have the greatest amount of influence on the decision। इन लोगों के पास डिसीजन की ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस है। इन लोगों के पास ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस है। किस चीज की इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो, डिसीजन लेने में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऑपरेशंस में भी एंड स्ट्रेटजीज डिसाइड करने में भी। सिंपल सी बात है ना, जिसके हाथ में पावर है वो काम भी अपने हिसाब से कराएगा, डिसीजन भी अपने हिसाब से दिलवाएगा एंड स्ट्रेटजीज भी अपने हिसाब से मैनेज करवाएगा। यहाँ पे फिनिश हुए हमारे 2 टॉपिक। एक हो गया मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दूसरा हमने करा द कल्चरल वेब। यहाँ पे फिनिश हुए 2 टॉपिक्स। कल का दिन लगाकर मैं आपका ये मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वाला ट्राई करती हूँ कि फिनिश हो जाए टॉपिक, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अभी मुझे फटाफट से आपको ओटी करवाना है बिकॉज पेपर 1 के रिगार्डिंग तो फिर भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट पेपर 2 के रिगार्डिंग ज्यादा प्रॉब्लम है। तो डू नॉट वरी, मैं थ्योरी आपको बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगी। इसके बाद आई एम गोना स्टार्ट द एफआई एंड मार्केट्स में भी वो मैं करवाने वाली हूँ, क्योंकि वो मैंने स्टार्ट भी करा था पर बीच में रह गया था क्योंकि कॉस्टिंग स्टार्ट करा, फिर स्टूडेंट्स कह रहे कि ओटी करवा दो पहले, तो उस हिसाब से रह गया था। बट मैं एफआई एंड मार्केट्स को फटाफट से फिनिश करवाने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए एंड यस कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना अगर वीडियो अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड टू फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय।